जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर केशव पंडित। बिंदास में नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और हमारे खास प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ आज मेहमानों की लिस्ट में डॉक्टर आनंद पटेल जी, जो पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण मित्र हैं और हमारे साथ पर्यावरण पर लगातार जो है चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ में आज मेहमान है डॉक्टर अश्विनी दुबे जी, जो पर्यावरणविद भी हैं और अध्यक्ष हैं ESW सोसाइटी के। और साथ ही डॉक्टर रचना डेविड जी हैं, जो पर्यावरणविद हैं। डॉक्टर रचना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी डॉक्टर अश्विनी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जी, मुझे लग रहा है कि अभी डॉक्टर अश्विनी साहब नहीं है अपने साथ में। जी डॉक्टर अश्विनी कुमार दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी धन्यवाद केशव पंडित जी। हम बात आज पर्यावरण पर ही करेंगे कि आखिर अभी नहीं तो कब सबक लेंगी सरकारें। और जो आज का विषय है कि सरकारों को क्या इस पर कानून नहीं बनाने चाहिए, वो भी कड़े कानून। जब हमें पता होता है कि हमारा वोट बना है और उसके लिए वोटर ID कार्ड की जरूरत होती है और हमारा बनाया भी जाता है, वो जरूरी है। दूसरा, हमें जब पता लगता है कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा सिर्फ केवल इतना नाम मात्र भर सोचने भर से, तो सरकारें उस पर कानून बनाती हैं कि हेलमेट लगाना जरूरी है और उसके लिए अच्छे खासे जो कानून जो है बड़े, उन पर उसके ऊपर जुर्माना भी ठीक ठाक थोपा जाता है। तो क्या पर्यावरण के लिए इसी तरह सरकार को सजग होने की जरूरत नहीं है? जबकि आज ही खबर आई है WMO की कि ठीक 5 साल के बाद धरती 40% गर्म हो जाएगी। डॉक्टर अश्विनी कुमार दुबे जी। जी केशव पंडित जी, आपने बहुत ही अहम मुद्दा इस ATV चैनल के माध्यम से रखा है। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं पूरे पर्यावरणविद की ओर से। दूसरी बात, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन होता क्या है कि इन कानूनों का धरातल पर उपयोग नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं वो निश्चिंत रहते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने निहित स्वार्थ के लिए वो सरकारों के साथ अपना संपर्क स्थापित करते हैं और अपने लाभ के लिए उन नियम कानूनों को ताक में रखवाना चाहते हैं, और हमारी सरकारें ऐसा काम कर भी देती हैं। हमें आवश्यकता है इस बात पर जोर देने की कि जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, जैसे कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में बात करें तो IUCN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बनी हुई है, और ये संस्था पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने कानून को स्ट्रिक्टली फॉलो कराने का प्रयास करती है। लेकिन परिणाम स्वरूप ये होता है कि शासन की जब मंशा नहीं होती है तो वहां पर हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं। तो दूसरी बात हम आपसे ये कहना चाहेंगे आज इस चैनल के माध्यम से, कई बार क्या रहता है कि इस तरह के जब निर्णय लिए जाते हैं, जैसे हम अगर बक्सवाहा की बात करें तो वहां पर हजारों एकड़ जमीन एक डायमंड माइंस के लिए, डायमंड के उत्खनन के लिए दे दी गई है। हमारा कहना बिल्कुल सीधा है कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्रमिक विकास की बात करते हैं, तो उसकी सीधी सी परिभाषा ये होना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए आगामी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना, ये हमारी विकास की परिभाषा होना चाहिए। परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम ये देखने को मिल रहा है कि लोग बाग तुरंत परिणाम चाहते हैं और उस त्वरित परिणाम के लिए हम पर्यावरण के साथ छेड़खानी कर देते हैं।
हम जो अभी बक्सवाहा की बात है उसमें साधारण तौर पर जो लोग देख रहे हैं वो वृक्षों को लेकर के देख रहे हैं कि इतने वृक्ष काटे जा रहे हैं। मुद्दा वृक्ष काटने का नहीं है, जी मुद्दा हमारी प्राकृतिक संपदा को संरक्षित करने का है, जिसके लिए सरकारें प्रतिबद्ध हैं कि हमें उनकी संरक्षण करना चाहिए, करना पड़ेगा। और यदि भारत सरकार और राज्य सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो रास्ते हैं वो जनता के लिए तो खुले ही रहते हैं। अपितु हम इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि सरकार की अगर कोई गलत कदम उठाती है पर्यावरण संरक्षण में तो कोर्ट जी। को स्वतः संज्ञान में लेकर के इस तरह के जो स्टेप हैं उनको रोकने में उनको प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर रचना डेविड जी। बहुत सारे जीव जंतु हाँ बहुत सारे जीव जंतु जी 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 बताइए। उस जी, जी। क्षेत्र में बहुत से जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो अपने आप में बहुत सारे जंतु समुदाय और बहुत सारे पेड़ पौधे समुदाय को लेकर के बना होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन निकलती है जो कि प्राणवायु के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन रहती है। आज हम मेडिकल ऑक्सीजन के लिए सफर कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे माँ बाप आज जिनको हम अस्पताल में भर्ती करते हैं और उसके बाद उनकी बॉडी कहाँ जा रही है, इतनी संवेदनशीलता के युग में जब हम आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जी रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो हमारे सामने एक बक्सवाहा फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने की बात आई है, निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार के लिए ये बहुत ही शर्मनाक कदम है जो उन्होंने यहाँ पर उठाया हुआ है। हमें उसको रोकने की आवश्यकता है। बहुत सारे जीव जंतु हैं, हमारी मछलियां हैं, वहां पर रेप्टाइल्स हैं, वहां पर पक्षी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर का वहां पर अधिक मात्रा में संवर्धन है। अगर हम इस तरह की बातों को लेकर के हम अपने राष्ट्रीय पक्षी पक्षी और राष्ट्रीय पशु की हत्या करने के लिए अगर सरकारें जिम्मेदार हो जाएंगी तो हम संवेदनशीलता की बात किससे करेंगे। डॉक्टर रचना डेविड जी, जहां एक तरफ चुनावी माहौल और चुनावी सरगर्मियां जैसे ही तेज होती हैं वैसे ही पार्टियां अपना फरमान जारी कर देती हैं और उसके साथ ही कार्यकर्ताओं को लगा दिया जाता है काम पर। रैली हुई, कार्यकर्ता आवाज नहीं आ रही है। कुछ वॉइस प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो, हेलो। वॉइस वॉइस प्रॉब्लम कुछ हो रही थी, मुझे नहीं आ रही आवाज। जी। एक्चुअली आ, फ्रीज हो गया सर का। स्क्रीन भी फ्रीज है और वॉइस भी नहीं आ रहा। हाँ, मुझे आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। कनेक्शन हट गया। सर को कॉल करूं मैं क्या एक बार? हाँ, क्योंकि बिल्कुल ही फ्रीज हो गया तो कुछ सुनाई हाँ भी नहीं फ्रीज दे हो गया वो, आई थिंक वो टेक्निकल प्रॉब्लम सा लग रहा है रहा। हाँ। कुछ है इसमें। कॉल किया है। आ, बस जुड़ने वाले हैं, कुछ साइड टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है बस।
सलोनी, इतने दाग धुल जाएंगे। और कीटाणु का क्या? मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मम्मा। आज दाग के साथ कीटाणु हटाना भी जरूरी है। नया फेना जर्म क्लीन, जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। जी, बीच में शायद नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण जो है डिबेट हो गया। तो डॉक्टर रचना जी, जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मेरा सवाल हाँ वही आ है। रही है। जी, जी जब वो जैसे आवाज ही सवाल आप सरगर्मियां सुन नहीं तेज होती हैं, पाई। वैसे ही चुनावी सरगर्मियां तेज होती हैं और वैसे ही कार्यकर्ताओं को फरमान भी जारी हो जाते हैं और रैलियों की व्यवस्थाएं होने लगती हैं। जी आवाज फिर नहीं आ रही है। जितना पैसा फिर आवाज नहीं आ बेकार, जी, जितना पैसा अभी आ रही है आवाज आवाज, नहीं आ रही। आप आई। जितना पैसा ये बेकार में जी रैलियों जी पर खर्च किया जाता है, जनता पर खर्च किया जाता है, अगर उससे आधा पैसा अगर पर्यावरण पर खर्च किया जाए तो उससे हमारा जीवन भी अस्त व्यस्त ना हो और जीवन बचाया भी जा सके। जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत इस महामारी के दौरान रही है, एक वर्ष, हालांकि पिछले वर्ष ना तो सरकारों को पता था और ना ही किसी को अंदेशा था, तमाम बड़े एक्सपर्ट को भी। तो क्या ये संभव नहीं कि ये लोग आगे आए, क्योंकि इनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। ये अगर एक दिन आकर के अमिताभ बच्चन साहब कहें कि आप एक एक पेड़ लगाइए, तो तमाम ऐसे इनके प्रशंसक हैं कि वो पेड़ लगाएंगे। सलमान खान साहब हैं, शाहरुख खान साहब हैं, उसके बाद में प्रधानमंत्री साहब हैं। तो देश में जितने भी हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से लोग जुड़े हैं। अगर वो एक दिन आकर के अपने जन्मदिन पर या फिर किसी स्पेशल डे पर आकर के अगर ये घोषणा करें या फिर ये अपील करें, तो क्या ये संभव नहीं है कि लोग उनसे प्रेरित होकर के जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं, वैसे ही ये पर्यावरण में भी भागीदारी अपनी निभाएं और अहम रोल अदा करें? डॉक्टर जी रचना जी जी। केशव सर बहुत धन्यवाद आपको। जी बहुत धन्यवाद सर बुलाने के लिए मुझे। और ये बहुत अहम और गंभीर मुद्दा है जिसकी आपने चर्चा करी है। और खुशी की बात मैं आपको एक शेयर करना चाहूंगी कि कदम संस्था जो है हमारी, वो हम पिछले 17 सालों से यही काम कर रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़े-बड़े चेहरे नहीं हैं, पर हम बहुत आम लोगों में से बच्चों, छोटे बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। बहुत सारे लाखों करोड़ों बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि उनके जन्मदिन पे और हर बारिश के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा वो पौधे लगाएँ। और आपका कहना ये बिल्कुल सही है कि अगर कोई बड़े चेहरे जो लाखों के विज्ञापन करते हैं, दूसरी चीज़ों को खरीदने की बात करते हैं, अगर वो अपने विज्ञापनों के एंड में ही खाली एक लाइन ही चलवा दें, तो भी देश की जनता को या जो उनको फॉलो करते हैं, वो काफ़ी उस चीज़ से प्रेरित होंगे। पर सवाल ये उठता है कि देश के लिए या आम जनता के लिए सोचता कौन है? तो ये एक बहुत हम आज भी देख रहे हैं कि जिस तरह ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, साँस की प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद भी लोग ये डिसीज़न अगर आज के संदर्भ में भी लिया गया है, तो मतलब क्या ही आप उम्मीद करो सरकार से। दुबे सर ने जैसे बोला कि निहित स्वार्थ और कुछ एक उसके लिए अगर आप इतनी ज़्यादा लोगों की जान आप उसमें लगा रहे हो, सोच ही नहीं रहे हो कि उससे नुकसान कितना होने वाला है। और आपका अधिकार सिर्फ़ कुछ सोने या हीरो पर नहीं है, वहाँ की जो वन्य प्राणी है, बायोडायवर्सिटी है, उसका जी उसकी ज़िम्मेदारी किसकी? उसका किसने आपको अधिकार दे दिया कि आप वो सब चीज़ें खत्म करो? और जी हमारे जो समाज के बड़े लोग हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है, बड़े लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं, जिनके करोड़ों फैन फॉलोइंग है। अब समय ऐसा आ गया है कि
उनको खुल करके सामने आना चाहिए। और खुल के बात की बक्सवा जंगल के लिए कुछ एक सेलिब्रिटीज हैं, जिनसे आशुतोष राणा जी हैं और कुछ लोग हैं जो खुल के सामने आ रहे हैं। और बहुत जरूरी है ये केशव जी, बहुत जरूरी है। और अगर आज भी हम नहीं सुधरे और आज भी हम नहीं संभले तो ईश्वर जाने हमें क्या ही देखना पड़ सकता है और हमारे बच्चों को क्या देखना पड़ सकता है। उनको संभालना बहुत जरूरी है। आनंद पटेल साहब, प्रकृति को हमने इतना छेड़ दिया कि प्रकृति ने हमें थोड़ा सा छेड़ा, हम सहन नहीं कर पाए। तो क्या अब भी हमें सबक लेने की या जरूरत नहीं है, हमें और सरकारों को, कि हम कितने लापरवाह हैं? क्या हमें अभी भी गंभीर होने की आवश्यकता नहीं? ये केशव सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस चर्चा में सम्मिलित किया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यह कोई क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, क्योंकि देश दुनिया में जब पर्यावरण बचाने का हल्ला चल रहा है तो अभी हमको सजग होना पड़ेगा। क्योंकि हम इतने सारे, मैं कहता हूँ कि आप अर्थ डे मनाते हैं, आप वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, अभी आने वाला है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, तो हम हल्ला तो पूरी दुनिया में करते हैं, लेकिन हम करते कितना है? अभी जैसे मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो 22 तारीख को जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हमारा हुआ था, तो मैं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज की कॉन्फ्रेंस में भी था। तो उसका जो थीम यूएन ने जो डिक्लेयर किया था कि वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, यदि हम उस सॉल्यूशन का पार्ट हैं तो ये जो चीजें हम बोल रहे हैं उन पे अमल क्यों नहीं है? आप जैसे अभी जैसे डॉक्टर साहब असवारी सर ने बताया कि भाई जैसे आईयूसीएन जो हमारा है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो है ये हमारी जितनी भी विलुप्त प्रजातियां हैं, रेड डाटा बुक में सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करती है। तो ये सब होने के बाद हम रिसर्च कितनी भी कर लें, हम चीजें कितनी भी कर लें, लेकिन यदि वो ग्राउंड लेवल पे यदि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा इसका कोई कोई औचित्य नहीं होगा। इसलिए और अब ये जो विगत हम डेढ़ डेढ़ 2 साल से हम जो देख रहे हैं, इतनी हलचल पूरी हो रही है कोरोना काल की इस भीषण विपदा में, हम कृत्रिम ऑक्सीजन के सहारे हम हैं। और दूसरा मैं ये यही कहना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि जो अधिकतर जो मौतें हुई हैं वो ऑक्सीजन के अभाव में हुई हैं। तो जंगल जो होते हैं वो हमारे धरती धरती माता के लंग्स हैं, यदि लंग्स को यदि आप इस तरह से काट देंगे, क्योंकि जंगल सिर्फ एक पेड़ नहीं है, जंगल एक पूरा इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। और इसमें तरह तरह के जीव जंतु, तरह तरह की वनस्पतियां, दुर्लभ वनस्पतियां, पूरा जीन बैंक होता है। हो सकता है कुछ प्रजातियां वहां से खत्म होती हैं तो हमारे लिए काफी इसके लिए दिक्कत होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि सरकार इस पर ध्यान दे, और ये इतना ग्लोबल इशू है तो इस पे सरकार को अमल करना चाहिए और कड़े नियम कानून इसके लिए जरूर बनाना चाहिए। नियम कानून हालांकि बने हैं, लेकिन उनका ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन बिल्कुल नहीं है। यही मेरी इस चैनल के माध्यम से अपील है, सरकार से भी अपील है, मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से, कि ये इस तरह के मुद्दे पे आप थोड़ा सा संज्ञान लीजिए और इसको थोड़ा सा पहली प्राथमिकता के रूप में आप इसे रखिए इसको डॉक्टर आप। दुबे साहब, जी डॉक्टर दुबे साहब, आपसे मैं सवाल चाहता हूँ कि ये जो भविष्यवाणियां हैं होती रहती हैं, हालांकि इन पर ना तो सरकारें ध्यान देती हैं ना अदालतें, और कितना गंभीर है आप सब देख रहे हैं। तो दूसरा विषय ये है कि जिस तरीके से डब्ल्यूएमओ ने आज घोषणा की है कि ठीक 5 वर्ष के बाद में धरती 40% गर्म हो जाएगी, इसी तरीके से तमाम बड़ी एजेंसियां और तमाम बड़े संगठन काम कर रहे हैं जो लगातार भविष्यवाणी करते रहते हैं, और वो हम अपने भविष्य में देखते भी हैं, जैसा कि हम आज देख पा रहे हैं। क्या अदालतों को सक्रिय नहीं होना चाहिए? जिस तरीके से अदालतें अन्य कामों में हस्तक्षेप करती हैं, तो क्या पर्यावरण के मामले में उनको गंभीरता से काम नहीं करना चाहिए? क्या सरकारों को सीधे आदेशित नहीं करना चाहिए? डॉक्टर साहब। केशव जी, जैसा कि हमने अपने पहले वक्तव्य में भी इस बात को कहा था कि यदि सरकारें किसी तरह से पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने की बात करती हैं, वो अपने निहित स्वार्थ के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए। पर कहीं ना कहीं जहां तक हमारा जो अनुभव है विगत 20-25 साल का, हम ये देखते हैं कि जो हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि यहाँ कोर्ट कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर काम करती है, लेकिन आप देखिए ना, मैं बीच में आपको रोकना चाहता हूँ। मैं ये आपको बता दूं कि जैसे हमारे ऊपर तमाम तरीके के कानून थोपे गए हैं, उन कानूनों की जांच करने के लिए हर रोज तो खड़े रहते हैं पुलिस वाले या प्रशासन, हर तरीके से उसकी जांच करता है कि ये चीज सही है अथवा नहीं है। नहीं अगर सही है तो उस पर एक जुर्माना लगा होता है जो वसूलते हैं और फिर जाते हैं। हमारे पास पैसे हैं नहीं है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता, उसके लिए उन्होंने जेल या जो भी है सजा के कई प्रावधान किए हुए। क्या कानून बना करके छोड़ देना ही सही है या फिर उसकी समय समय पर जांच भी करते रहना चाहिए?
ये भी मेरा साथी नहीं, सवाल है। बिल्कुल सही बात कही आपने। कानून का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में बनाए गए हैं। हमारा कहना यह है कि जो हमारी बायोडायवर्सिटी है, जो हमारी जैव विविधता है, जब तक हम उनके लिए संवेदनशील नहीं होंगे तब तक हम आगे कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन सरकारों का पता नहीं कहाँ क्या किस तरीके से रुझान हो जाता है कि वो सरकारें खुद नहीं जानती। आज हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे सांसद हैं और जो मंत्रिमंडल के जो हमारे सदस्य हैं, क्या वो इस बात को नहीं जानते कि हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए? उसके बावजूद भी ये लोग निर्णय ले लेते हैं। ये बड़ी हास्यास्पद बात है। तो ऐसी स्थिति में हमारा कहना यह है कि हमें ऐसे निर्णय लेना चाहिए जो हमारी प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना कर सके। आज हम जल को देख रहे हैं, पानी को हम सब लोग देख रहे हैं, तो हम पानी बचाने के लिए टंकी को देख लेते हैं कि हमारे पास कितना पानी है और फिर हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं। टैप वाटर को बंद कर देते हैं, बाल्टियों में पानी रख करके नहाने का काम कर लेते हैं। लेकिन वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो हमें कहीं भी आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, आप सपोज करिए अगर इसी तरीके से सरकारों के द्वारा वनों का विनाश किया जाता रहा होगा तो आगे आने वाले समय में जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन कम होगी और उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मौतें होंगी, आज हमें वायरस का तो पता चल गया कि किसी लैब से निकल करके ये वायरस हमारे बीच तक आया है और संक्रमण के द्वारा हम सब लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन वायुमंडलीय ऑक्सीजन जब खत्म होगी तो उसके हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं रहेंगे और उस समय हम पौधारोपण करके और ऑक्सीजन को ग्रहण करना तो बहुत काल्पनिक बात हो जाएगी। आपने जो एक सवाल उठाया कि टेम्परेचर, ये ग्लोबल वार्मिंग जब से हमारे यहाँ डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस हो रहा है ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन या बहुत सारी चीजें ऐसी है, विकास के नाम पर जो पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, तो उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बन रही है वो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में होना ही है। हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हमारा समुद्री तल का जो लेवल है वो बढ़ेगा और जब समुद्र तल का लेवल बढ़ेगा तो वहां के आसपास के जो एरिया है, अगर अपन बात करें यहाँ महाराष्ट्र से लेकर के जो नीचे वाला एरिया है, केरल साइड में आ जाए, इधर महाराष्ट्र आ जाए, इधर आप आंध्र प्रदेश को लेकर के उड़ीसा साइड में आ जाए जो कि हमारा सी कोस्टल एरिया है साउदर्न डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जब समुद्री लेवल बढ़ेगा तो यहाँ के जो स्थलीय एरिया है वो जलमग्न हो जाएंगे, लोगों को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अभी हम देख रहे हैं छोटे छोटे से जो 2 तूफान हमारे बीच में आए हैं, उन्होंने तबाही मचा करके रख दी है। हमारी सरकारें बिल्कुल भी असंवेदनशील हैं, बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। बिल्कुल मैं स्पष्ट मंच से आपसे कहना चाहता हूँ, आज हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देख लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देख लीजिए। एक महामारी आई, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना तो आसान है कि भाई इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी में भी तो ऐसा हो गया तो हमारे भारत देश में हो गया, लेकिन क्या ये कह देने से हम अपनी जिम्मेदारियों से बच सकते हैं? क्या नहीं बच सकते। हमें मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हमने उठा करके इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सप्लाई कर दी। हमें इस बात के लिए हमें अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाना होगा, हमें एक साइंटिफिक तरीके से सोच अपनी रखना पड़ेगी कि हमें यहाँ पर कौन सी चीज की सप्लाई करना चाहिए ताकि हमें किसी भी प्रकार के भीषण दुष्परिणाम न भुगतना पड़े। जी बिल्कुल, अभी ब्रेक का एक समय हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर रचना के पास जाता हूँ और उनसे एक सवाल लेता हूँ। जब हम अशिक्षित थे तो देवताओं को हम वृक्षों को देवी देवता मान करके उनकी पूजा अर्चना करते थे। वृक्ष हमारे जो है जीवन में बहुत उपयोगी थे जब हम अशिक्षित थे। तो हम जितने शिक्षित होते जा रहे हैं उतना ही जीवन हमारा घोर अंधकार में होता जा रहा है, उतना ही दूषित होता जा रहा है, उतना ही प्रदूषित होता जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? क्या कहीं ना कहीं इसके लिए शिक्षा कितनी जिम्मेदार है? लोग कहते हैं कि नहीं, शिक्षा जीवन में बहुत जरूरी है, उससे हमारे अंदर प्रकाश जागरूक होता है, हमें ज्ञान मिलता है, ये सब चीजें। क्या ये ज्ञान ने इससे तो बेहतर थी कि शिक्षा थी तो बेहतर था? डॉक्टर रचना जी। जी जी जी, नहीं आप सही बोल रहे हैं। ये वाकई में देखने और सोचने वाली बात है कि हम जब अशिक्षित थे तब हम पेड़ पौधों को पूजा करते थे और उसकी हम रक्षा भी करते थे, और हम जैसे जैसे आगे बात कर रहे हैं शिक्षित होने की और आगे विकास, सबसे मुद्दा आ जाता है मेन विकास का। अब सवाल ये उठता है कि हम विकास को किस दृष्टिकोण से जोड़ते हैं। अगर हमको विकास के लिए सड़कें चाहिए और हमको बड़े बड़े घर चाहिए, तो जैसे कि दुबे सर ने भी बोला कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमको अपनाना चाहिए, तो उसके लिए हमको ये भी देखना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है तो उस जैसे हम एक बेसिक
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, दूसरी सुविधाओं की, उसके हिसाब से हमको ये भी देखना है कि इतनी जो जनसंख्या है, इनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन या प्राणवायु कहाँ से मिलेगी? आप अपने आसपास के पेड़ काटते जा रहे हैं, आप विकास के नाम पे पेड़ काटते जा रहे हैं, आप दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, उसमें आप पेड़ बड़े-बड़े पेड़ काट देते हैं। आप बोलते हैं हम एक पेड़ की जगह 10 पेड़ लगा रहे हैं। सवाल ये है कि जो पूरा एक समूह वहाँ पर रहेगा, जो जनसंख्या वहाँ पर रहेगी, उनको प्राणवायु कहाँ से मिलेगी? आप इतना बड़ा जंगल काट देंगे और सिर्फ एक विकास के नाम पर या एक छोटे से काम के लिए, तो उसका जो आगे चलते दूर के इफेक्ट है वो वाकई में शिक्षा को इसके संग जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का जो आज हम प्रभाव देख रहे हैं, तो हम मेरा सोचना ये एज जहाँ आपको बताऊं कि मैं एक छात्री के रूप में भी शिक्षा आजकल हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे परिवारों में सिर्फ पैसा कमाने का एक हो गया कि हम अपने बच्चों को जो शिक्षा देना चाहते हैं। डॉक्टर रचना, समाज आपकी को वॉइस में कुछ क्या प्रॉब्लम आ रही, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद फिर जुड़ता हूँ आपसे, उसी सवाल पर हम रहेंगे। जी जरूर, धन्यवाद। सलोनी, इतने दाग धुल जाएंगे। और कीटाणु का क्या? मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मम्मा। आज दाग के साथ कीटाणु हटाना भी जरूरी है। नया फेना जर्म क्लीन, जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर ईशक पंडित। जी, हमारा वही सवाल आनंद पटेल साहब आपसे के बाद आप सभी का स्वागत है कि जब हम अशिक्षित थे तो बेहतर थे, आज हम शिक्षित होते जा रहे हैं तो किस तरफ जा रहे हैं, कैसी शिक्षा? जबकि अगर हम देखें सही रूप से तो पर्यावरण विज्ञान भी है, पर्यावरण साहित्य भी है, पर्यावरण एक खुद में एक गणित भी है, पर्यावरण खुद में एक संस्कृत भी है, पर्यावरण वो हर चीज है, पर्यावरण खुद में एक भाषा भी है। लोग भाषाओं से जोड़ते हैं, मैं कहता हूँ कि भाषा आप बदल दीजिए, लेकिन साहब पर्यावरण को तो पर्यावरण आप रहने दीजिए। आप विज्ञान को बदल दीजिए, लेकिन पर्यावरण को तो आप विज्ञान में रहने दीजिए। आप पढ़ाइए हर सब्जेक्ट में, आप चीजों पर तय करते हैं। जितने भी शिक्षा मंत्री बनते हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जितने भी बने, उन्होंने धार्मिक चीजों पर सवाल उठाए, उन्होंने अन्य चीजों पर। कभी भी किसी भी शिक्षा मंत्री के मुंह से हमने पर्यावरण के प्रति प्रेम के दो शब्द नहीं सुने। आखिर क्यों, आनंद पटेल साहब? ये सर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। चूंकि पर्यावरण शिक्षा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और चूंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, और किसी भी, जैसे हम यदि एपीजे अब्दुल कलाम जी का यदि हम उदाहरण लेते हैं, तो उन्होंने पर्यावरण शिक्षा को प्रमोट करने के लिए काफी चीजें, उन्होंने पर्यावरण मित्र, और वो पर्यावरण के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर भी थे। तो सरकार का कभी भी इस तरह ध्यान नहीं गया, क्योंकि संरक्षण शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा को सिर्फ औपचारिकता के लिए इन्होंने हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है इसके करिकुलम में इन्होंने इसको इन्वॉल्व किया है। जस्ट पासिंग मार्क आपको चाहिए। तो सरकार का बहुत जरूरी है कि ये इतना अहम मुद्दा है, और जिससे हमारे पूरे देश का और पूरे विश्व का कल्याण जिस जिस पर्यावरण के माध्यम से होना है, और उसको आपने जगह बिल्कुल स्पेस दिया ही नहीं है। तो जितने भी जो एजुकेशन पॉलिसी है सरकार की, उसमें भी इस तरह का कहीं ऐसा जिक्र नहीं है पर्यावरण शिक्षा के लिए। और पर्यावरण शिक्षा ऐसी हो, वो हर जगह हो, वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में हो, वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस में हो। और इसके अलावा उसको कुछ प्रयोगात्मक भी उसको बनाना बहुत जरूरी है। एक्शन बेस्ड भी होना चाहिए, खाली पढ़ने से कुछ नहीं है। जैसे अदर कंट्रीज में देखा है कि भाई यदि आप 10 पौधे लगाएंगे तो आपको जो है उसका कॉन्वोकेशन में डिग्री आपको अवार्ड करेंगे।
या कुछ क्रेडिट्स आप उसमें रखिए कि भाई यदि आप 20 पौधे लगाएंगे, यदि उनका संरक्षण आप प्रॉपर 1-2 साल तक करेंगे, तो हम आपको उसके कुछ क्रेडिट्स, इसमें ग्रीन क्रेडिट्स या इस तरह से हम कुछ आपको मार्क्स वगैरह देंगे। या कुछ इस तरह के आपके असाइनमेंट वगैरह भी होते हैं, जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें भी इस तरह का कुछ एक्शन बेस्ड कुछ होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि समझ बच्चों में, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने कहा, एक बहुत अच्छी चीज इसमें कही थी, हिंदी में ही बोलूंगा कि नॉलेज टू द विंग्स वेयर विद वी फ्लाई इनटू द हेवन। ज्ञान वो पंख है जिनके द्वारा हम पूरे हमारे स्वर्ग में हम विचरण कर सकते हैं। तो शिक्षा से ही हमारे समाज का कल्याण हो सकता है। तो पर्यावरण शिक्षा और संरक्षण शिक्षा के ऊपर सरकार को ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक इस तरह की एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने इस तरह का जिक्र कभी नहीं किया है। जी, मैं डॉक्टर साहब से सवाल ले लेता हूँ, दुबे साहब से, और फिर आपके पास आता हूँ। डॉक्टर दुबे साहब, साहित्यकार भी उतने ही जिम्मेदार माने जाते हैं। जैसे कि पेड़ ही नहीं रहेगा तो पेज कहाँ से बनेगा, और पेज नहीं होगा तो साहित्य खत्म हो जाएगा, साहित्यकार नहीं रहेंगे। क्या साहित्यकारों की भी ये जिम्मेदारी नहीं है कि समय रहते वो कुछ ऐसा लिखें जो पर्यावरण के प्रति? उनकी कविताएं आज हम देख रहे हैं, बिना अश्लीलता परोसे उनकी कविताएं नहीं उठ रही, बिना अश्लीलता परोसे उनका साहित्य नहीं बिक रहा। क्या कोई अलग विषय नहीं हो सकता? अक्षय कुमार साहब भी फिल्म बनाई 2.0, हम सबने देखी, और उन्होंने पर्यावरण को लेकर के ही बनाई। उन्होंने उसमें दिखाया कि किस तरीके से, इस तरीके से कि सिनेमा और साहित्य किस हद तक जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए, क्योंकि हम जो देखते हैं उसके प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक है। तो ये क्यों नहीं वो हमें दिखाते, जो हमें आगे भविष्य में हमें उसकी जरूरत पड़ेगी? क्या उसका इंतजार कर रहे हैं कि ये चीज होगी तो हम इस पर फिल्म बनाएंगे? डॉक्टर दुबे साहब। देखिए केशव जी, ये सवाल का उत्तर जो आपने पहले सवाल हमारे आनंद जी से किया था, उसी से जुड़ा हुआ है। एजुकेशन हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत आवश्यक है, और इसी से हमें अनुशासन मिलता है। हम पुरानी एजुकेशन का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारी वो शिक्षा ज्यादा अच्छी थी कंपेयर टू नई शिक्षा। अब उसको किस तरीके से हम कंपेयर कर रहे हैं? नई शिक्षा जो हमारी है उसमें हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, लेकिन जहां पर शिक्षा होना चाहिए हमारे भारत के लोकतंत्र में वही शिक्षा नहीं है। हमारा सीधा कहने का तात्पर्य है जनप्रतिनिधियों से। हमारे जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो अशिक्षित होते हैं, उनकी 5वीं कक्षा पास किए होते हैं, 8वीं पास होते हैं या 10वीं पास होते हैं। और मजे की बात हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, आज किसी विधायक को कोई मंत्री बना दिया गया, फॉर एग्जाम्पल शिक्षा मंत्री बना दिया गया, वो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास करते हैं, और कुछ समय के बाद उनका मंत्रालय बदल दिया जाता है, उनको रोड ट्रांसपोर्ट का काम दे दिया जाता है, परिवहन मंत्री बना दिया जाता है। आप देखिए कि 1 साल या 2 साल के अंदर अगर हम पर्यावरण मंत्रालय बदल देते हैं तो उनकी नॉलेज दूसरे विभाग के लिए इतनी असीमित हो जाती है कि वो दूसरा मंत्रालय भी संभाल सकते हैं। हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन नहीं है, हमारे यहाँ विषय की विशेषज्ञता मंत्रालय में नहीं है। यही कारण है कि जब इनको कोई मंत्रालय दे दिया जाता है तो उसकी गंभीरता को वो नहीं समझ पाते। उनके साथ ब्यूरोक्रेट्स तो रहते हैं, उनका जो शासकीय जो प्रशासनिक अमला रहता है वो तो एजुकेटेड रहता है, वो बहुत सारी पॉलिसी को लेकर के। जी डॉक्टर दुबे साहब, मेरा सवाल दूसरा था। जी मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, तो वो एक एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब बात जब अपनी साहित्य की आ जाती है और फिल्म इंडस्ट्री की आ जाती है तो उसमें भी शालीनता है, उसमें भी गंभीरता है। जो साहित्य, जो फिल्म एक एजुकेटेड व्यक्ति के द्वारा बनाई जाती है, निश्चित तौर पर उसमें गंभीरता होती है और वो समाज हित में होती है। हम पुरानी बहुत सारी फिल्मों को उठा करके आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं जो मैसेज जाता है और समाज में जो कुरीतियां होती हैं या समाज में जो अच्छाइयां होती हैं उन्हीं को उठा करके फिल्म बनाई जाती थी, और हम सब लोग एक परिवार में। जी शायद आवाज जो है नहीं आ रही, प्रॉब्लम। आज का समय ऐसा है कि जो इस फिल्म इंडस्ट्री में और जो नए साहित्यकार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी शिक्षा की कमी को देखा जा रहा है। वो हमारे पर्यावरण की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं, वो हमारे समाज की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। विदेशों में क्या ये पढ़ाया नहीं जाता है? जबकि हम विदेशों में देखते हैं कि उनका पर्यावरण के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है। क्या वहां के एजुकेशन सिस्टम में कमी है? क्योंकि उन्होंने यहाँ तो पढ़ाई नहीं की होती है। जितने भी बड़े साहित्यकार हैं, जितने बड़े राजनेता हैं, बाहर से ही पढ़ के आते हैं, कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, कोई किसी यूनिवर्सिटी से,
और वहां के लोग भी उन्हीं यूनिवर्सिटियों से निकले हैं। ऐसा तो नहीं है कि वहां दो दो एजुकेशन सिस्टम है कि नहीं इंडिया से जो आएगा वो दूसरी जगह रहेगा। क्या ये अपनी मानसिकता नहीं बदल पाते, या फिर वहां के एजुकेशन सिस्टम में फिट नहीं बैठ पाते? देखिए क्या होता है, अभी हम अपने भारत की बात करें, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जब कहीं तरक्की की बात आएगी या कहीं विकास की बात आती है तो हमारा जो दिमाग होता है वो विदेश में बैठा हुआ होता है। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं और पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब हमें यहाँ पर प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो हमारा युवा वर्ग यहाँ से विदेश की तरफ देखने लगता है, और विदेश के लोग क्वालिटी को लेकर के उन चीजों को उठा लेते हैं और आगे विकास की बात करते हैं। आज बहुत सारे हमारे भारतीय वैज्ञानिक, बहुत सारे हमारे शिक्षाविद, बहुत सारे हमारे भारत के रिपोर्टर ऐसे हैं जो विदेशी संस्थाओं के साथ मिलकर के काम करते हैं। यहाँ का लोकतंत्र, यहाँ की सरकारें क्यों हमारी क्वालिटी का उपयोग करना नहीं जानती हैं? क्यों हम उनको इतना आउटपुट नहीं दे पाते हैं जिसकी वजह से वो क्वालिटी हमारे बीच में विचरित करे? तो ये हमें इस बात को भी समझना होगा कि हम इसको किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं उनका। जी, वैसे मेरा एक सवाल और था कि क्या सरकारें, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, 2014 से लेकर के अब तक जिस तरीके से लोग बताते आ रहे हैं और हम भी देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब कितने प्रकृति प्रेमी हैं, उन्होंने कितने प्रकृति प्रेमियों को पुरस्कृत किया है, भारत रत्न कितने बांटे हैं और कितने अन्य अवार्ड जो दिए हैं जो राज्य सरकारों के या फिर केंद्र सरकार के हाथों में जो पर्यावरण विद को देना चाहिए, पर्यावरण मित्रों को देने चाहिए, पर्यावरण प्रेमियों को देने चाहिए, तो कितने अवार्ड अभी तक दिए गए? देखिए, हम किसी भी स्थिति में जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो उसमें हम लोगों का प्रकृति प्रेम है या नहीं है, ये सारी चीजें हमें तब दिखती है जब हमारे सामने पर्यावरण संकट गहराता है। अगर हमारे भारत में पर्यावरण संकट है, इसका मतलब है कि हम पर्यावरण प्रेमी, हमारी व्यवस्थाएं, हमारा समाज, हमारा सरकार और हमारा मंत्रालय सभी दोषी हैं। इसमें कहीं से कहीं तक हम ये नहीं कह सकते कि फलाना व्यक्ति पर्यावरण प्रेमी है। आज हम मान लीजिए किसी एक एनिमल को लेकर के बात करें कि हम बहुत चाहते हैं और हम उसको लेकर के फोटो खिंचवा लें और हम अपना पब्लिसिटी कर लें, ये प्रकृति प्रेम नहीं है। प्रकृति प्रेम वो है जो हमें एक विरासत में मिला हुआ है और हम उसके संरक्षण की बात करें, उसके संवर्धन की बात करें। हमें अपनी सरकारों में कहाँ प्रकृति प्रेम दिखाई दे रहा है? ठीक है, आपने जो बात कही है कि सरकारें हमें कितना एप्रिसिएट करती हैं, एप्रिसिएशन को हम अपनी प्रगति के साथ या हम उसकी अपनी क्वालिटी के साथ जोड़ करके नहीं देख सकते हैं। वो जस्ट एक मोटिवेशनल प्रोसेस है। आपने अच्छा काम किया, हमें सरकारों को एप्रिसिएट करना चाहिए, उनको पुरस्कार देना चाहिए ताकि वो और अच्छा काम करें। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो हमेशा इस बात को समझता है कि ये हमारे लिए एक एनर्जी या मोटिवेटिव क्वाइंस है, लेकिन सब लोग इसको नहीं समझते। कई लोग ऐसे रहते हैं जो थोड़ा सा काम कर लेते हैं और कहीं न किसी माध्यम से पहुंच करके वो एक अवार्ड पा लेते हैं और उसके बाद वो घर में बैठ जाते हैं। इट्स नॉट नेचर लवर, ये नेचर लवर की बात नहीं है। हमें प्रकृति के साथ जुड़ना पड़ेगा, प्रकृति के लिए हमें धनात्मक कार्य करना पड़ेंगे, हमें धरातल पर रह करके कार्य करना होगा, वही हमारा प्रकृति प्रेम होगा। अभी देखिए आप, अभी कौन सी घटना हुई थी जहां पर फ्लड आ गया था, पिछले वर्ष की बात है ना, जिसमें बहुत सारे लोग चले गए थे, पानी में बह गए थे। और उत्तराखंड की बात हम कर रहे हैं, अचानक बाढ़ आ गई, बहुत सारे लोग बह गए। हम कहाँ संवेदनशील हुए? उसके बावजूद भी तो हम वहीं खड़े हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज हम अस्पताल में जो डेड बॉडी जा रही हैं, गंगा में बहाई जा रही हैं, नदी में बहाई जा रही हैं, हम अपने परिवार के सदस्यों का एक विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे सामने इतना विकराल विषय हमारे बीच में निकल करके आ जाता है। ये कैसी व्यवस्थाएं हैं हमारी? हमें तो बात हमेशा वही व्यवस्थाओं को लेकर के करेंगे। मेरा सवाल बक्सवा के जंगलों पर है कि सरकार आखिर पीछे अपना निर्णय क्यों नहीं खींच लेती है? बक्सवा के जंगल पर इतना विवाद क्यों? क्या उसे नहीं मालूम है, या फिर इस व्यवस्था से, इस सिस्टम से, या फिर आज के दौर में वर्तमान स्थितियों को, परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए, तुरंत इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए, तुरंत अपना फैसला बदलना नहीं चाहिए? देखिए, इसमें दो बातें हो सकती हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम एक महामारी से जूझ रहे हैं और महामारी का अंत अभी हुआ नहीं है
और हमारे सामने एक दूसरा एक कॉइन उछाल दिया गया है कि हम ऐसा काम करने जा रहे हैं। पूरा का पूरा अमला, शासकीय अमला इस बात को समझता है और कि वहां पर क्या है, कितनी प्राकृतिक संपदा है, उस वो बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा है, उसकी कोई कीमत नहीं आ सकता है जो हमारे एक एनालिसिस करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा दे दिया जाता है। ये सारी चीजों में हमने बदलाव देखे हैं। आज कितने अगर वर्षों हम से बात काम करें चल रहा है बक्सवा के जंगलों पर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बक्सवा के जंगलों की कटान का, और इसको तो पता होगा ना लोगों को पहले कि इसमें कहीं ना कहीं जो खनिज है और जो भी इसमें है वो दबा हुआ है, तो कई वर्षों से सरकार को पता होगा। बिल्कुल पता है। इसमें बहुत पहले एक रियो टिंटो टिंटो कंपनी है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, उसके द्वारा लगभग शासन के कितने द्वारा वर्ष एक सर्वे कराया गया था और उसमें हीरा का और बहुत सारे बहुमूल्य चीजें, हो सकता है शायद वहां पर यूरेनियम भी हो और भी बहुत सारे हमारे लिए एक वैज्ञानिकों के लिए खोज का विषय है। जब तक हमारे पास कोई वैज्ञानिक प्रमाण वहां पर उपलब्ध नहीं हो जाते, हमारे वैज्ञानिक वहां पर काम नहीं करते हैं, तब तक हम उस प्राकृतिक संपदा का एस्टिमेट नहीं। हम एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे। दो मुहा सांप का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। बहुत छोटा सा बिल्कुल। सांप होता है, सैंड बोआ के नाम से जाना जाता है। गोया। उसके अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उसकी कीमत 2.5 लाख से 2.5 करोड़ से लेकर के 7 करोड़ करोड़ों है। रुपए होती है, करोड़ों बिल्कुल रुपए बिल्कुल, होती है। 7 से 10 वो करोड़ 15 मेडिसिनल करोड़ वैल्यू, की तो कोई कीमत जी वो विदेश में नहीं मेडिसिनल है। वैल्यू रखता है, कॉस्मेटिक उपयोग होता है और कई कंट्री में उसको भाग्यशाली माना जाता है। एक एक एनिमल की कीमत इतनी है, तो वो इतनी बड़ी धरोहर है वहां पर। हम तो बिल्कुल कहते हैं शासन को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए। अगर उन्होंने इस तरह का निर्णय पैसे की लालच में किया है तो उसको तुरंत विड्रॉ कर लेना चाहिए और हमारी प्राकृतिक संपदा को बचा करके और वहां के लोगों को देना चाहिए। एक आनंद पटेल बात और साहब, आपको ये इसमें जी 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 बोलिए। एक बात और जोड़ना चाहेंगे। जब कोई कंपनी इस तरह की चीजों को अपने अधीनस्थ लेती हैं तो कहीं ना कहीं एक स्लो पॉइजन छोड़ती हैं, एक लालच छोड़ती हैं, और उन्होंने वहां पर एक लालच छोड़ के रखा है कि हम यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ पर कुछ विकास की बात की जाएगी। भाई साहब, हमारा बहुत कटु अनुभव है, जब भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी या इस तरह की कंपनी यहाँ पर आती है तो जो स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाता है वो निम्न ग्रेड का होता है। वहां पर चपरासी बनाया जाता है, उनको चौकीदार बनाया जाता है, उनको किचन में रखा जाता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है वो कभी उनके हाथ में नहीं रहती। खजुराहो हमारे लिए इसका शायद बहुत बड़ा उदाहरण है। नक्सलवाद भी इसी का प्रमुख कारण है, और आदिवासी जो हथियार उठा रहे हैं, हालांकि वो एक चर्चा का विषय है, गंभीर विषय है। सरकार को जो है बातचीत करनी चाहिए और उसका हल हो सकता है, निदान भी उसका किया जा सकता है। आनंद पटेल साहब, कई वर्षों से सरकार को पता होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ दबा हुआ है और पर्यावरण मित्रों को भी ये चीज मालूम हो। क्या 15,000 पेड़ कटवाने से पहले क्या 50,000 पेड़ अब तक नहीं लगवाए जा सकते थे? अगर उस प्रोजेक्ट पर कुछ कंपनियां पहले से वर्क कर रही हैं तो सरकार को आदेशित कर देना चाहिए था कि आप 10 साल के बाद में उस पर काम कर सकते हैं। करोड़ों साल से हम लोग जी रहे हैं, करोड़ों साल हो गए इस पृथ्वी को, तो पहले तो नहीं निकाल लिया गया? अगर 20 साल के बाद में भी इसको निकाला जाएगा तो कौन सी देर हो जाएगी? तो क्या 50,000 या 1,00,000 पेड़ अभी तक नहीं लगाए जाने चाहिए थे? 10 वर्षों में वो पेड़ पेड़ हो सकते थे। ये सर बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। और यदि बक्सवाहा के संदर्भ में हम देखें तो 20 साल पहले से ये पूरा ये कवायद चल रही है, जब तो रियो 20 साल टिंटो में यहाँ हम पर। कह सकते हैं कि ऐसे कई जंगल बनाए जा सकते थे। आप 1,00,000 पेड़ों को लगा सकते थे। अगर आप करोड़ों कमा रहे हैं तो उसमें से आप 50% खर्च नहीं कर सकते हैं क्या? अपना बेनिफिट बिल्कुल ही कर आपको सकते हैं चाहिए। सर। और अभी अभी हम लोग तकनीकी और वैज्ञानिक इन सब चीजों में हम बहुत सक्षम हैं, क्योंकि अभी जैसे मियावाकी जो टेक्नोलॉजी है, जापान की जो टेक्नोलॉजी है, तो ये टेक्नोलॉजी में तो हम बहुत कम समय में हम एक अच्छे जंगल को बना सकते हैं। और ये इनको करना भी चाहिए, क्योंकि इनके पास सारी चीजें यदि पता है कि भाई 20 साल पहले से यदि इसका सर्वे चल रहा है और आपको आकलन भी है कि 20 साल के बाद ये जंगल कटेगा जिसमें आपके 2-2.5 लाख जो पेड़ कटेंगे, और ना जाने पता चला कि और जब एक्सपेंशन यदि माइन का होता है उसके एड ज्वाइनिंग में यदि और ज्यादा मिनरल्स वगैरह मिलते हैं तो वो निसंदेह परमिशन लेंगे और सरकार भी उनको परमिशन देगी। तो ये एक सतत, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि क्रमिक क्रमिक विकास, तो क्रमिक विकास मैं इसको पॉजिटिव नहीं नेगेटिव के रूप में क्रमिक विकास बोलूंगा, क्योंकि भाई धीरे धीरे करके आप पूरा ये हमारे प्राकृतिक संसाधनों को, हमारी प्राकृतिक विरासत को आप इस तरह से नष्ट करेंगे। तो आप के पास एक इस तरह का पूरा प्लान होना चाहिए। 10-12 साल पहले से आप यदि अच्छा प्लांटेशन करके एक अच्छे जंगल को खड़ा कर सकते हैं
क्योंकि हम अब जब मंगल पे और चंद्रमा पे जाने की बात कर रहे हैं तो हम टेक्नोलॉजी में भी बहुत सक्षम हैं। हमारे देश दुनिया में बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, हमारी इंडिया में ही बड़े बड़े बॉटनिस्ट हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हैं। तो ये जंगलों को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है। अब जैसे बक्सवा में देखें तो सरकार, मध्य प्रदेश सरकार को 1500 करोड़ का राजस्व इसमें मिलेगा, तो उनको सिर्फ राजस्व दिख रहा है, रेवेन्यू दिख रहा है। बाकी जनता से कोई लेना देना नहीं है, एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है, और इन प्राकृतिक संसाधनों से इनका कोई लेना देना नहीं है। और मेरी राय तो ये है कि इस तरह की यदि हमारी ये जो नेचुरल हेरिटेज है, इस तरह की विरासत है, तो इनको तो आप बक्सवा को पूरा सेंचुरी में कन्वर्ट कर दीजिए ना, अब क्या दिक्कत है उसमें। जंगल को बचाने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। जो जंगल है उसको वहीं के वहीं वैसा का वैसा छोड़ दीजिए, वो उसका सेल्फ रिजनरेशन सिस्टम है, उसका सेल्फ सब कुछ ऑटोमेटिक सब कर लेगा। आपको कोई पानी नहीं डालना है, कोई उसमें खाद बीज कुछ भी नहीं डालना है। जंगल का अपना एक सिस्टम है, वो अपने आप अपने जंगल को, वो पूरा सिस्टम को पूरा बना के रखेगा। बस आप उसको डिक्लेयर कर दो कि भाई प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर कर दो, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, वो जंगल जैसा का तैसा खड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा सर। डॉक्टर अश्विनी दुबे साहब, आप कोई मैसेज आप भेजेंगे, आप देंगे चैनल के माध्यम से सरकार को, समाज को, और जो भी सिस्टम है और अन्य जो पर्यावरण प्रेमी हैं उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे बक्सवा के जंगलों पर, या उन तमाम जंगलों पर, उन तमाम पेड़ों पर जो हर रोज कट तो रहे हैं लेकिन कहीं आगे लगाने का या उनको बचाने का कोई प्लान नहीं है, सरकार के पास नहीं है या फिर लोगों के पास नहीं है, या फिर उसके प्रति कैसे जागरूक? जी डॉक्टर अश्विनी दुबे जी, आवाज आपको पहुंच रही है हमारी? जी देखिए देखिए केशव जी, हम प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों की पूजा करते आए हैं और वो हमारे लिए ईष्ट है। हम उनको किसी न किसी शक्ति के रूप में मानते रहे हैं। वो हमें औषधियां देते हैं, हमें प्राणवायु देते हैं, हमें जीवन देते हैं। और ऐसे वृक्ष जो हमें एक माँ की तरह हमें पालन पोषण करते हैं हमारा प्रकृति में, ऐसे वृक्षों को हम सादर नमन करते हैं। और हम अपने पूरे भारतवासियों से यह निवेदन करेंगे कि वो हमारे पेड़ पौधों की सुरक्षा करें, और सुरक्षा करने के साथ वृक्षारोपण भी करें। और जहां पर वृक्ष काटने की बात आती है वहां पर हम उनको रोकने का पूरा प्रयास करें। मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार से भी हमारा विनम्र अनुरोध है कि वो इस तरह के, यदि वो पौधों को मां मानते हैं, धरती मां को मां मानते हैं, जो कि उनका एक आज के समय में एक मोटिव रहता है, तो यदि वो पृथ्वी को मां मानते हैं तो पृथ्वी को श्रृंगार करने का जो वृक्ष हैं उनको वो पल्लवित करें, उसको पोषित करें, उसको आगे बढ़ाएं। और हम लास्ट में आपके साथ एक लाइन और कहना चाहते हैं कि उस व्यक्ति को लकड़ी में जलने का कोई अधिकार नहीं है, उस व्यक्ति को लकड़ी में जलने का कोई अधिकार नहीं है जिसने अपने जीवन में एक वृक्ष भी रोपित ना किया हो। ये हमारे लिए बहुत ही अहम है और व्यक्ति को हम लकड़ी में चाहेंगे जलने का कोई अधिकार नहीं जी। कि वो पूरी संवेदनशीलता के साथ हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करें। और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और पर्यावरण विभाग से भी हमारा अनुरोध है कि वो इस तरह के प्रस्ताव को शासन के पास ना भेजें जिसमें हमारी प्राकृतिक संपदा को नुकसान हो सके, और आगे आने वाले समय में हमारा मानव जीवन और हमारी जो अगली पीढ़ी है वो हमको एक दुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए वो मजबूर हो जाए। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी प्राणवायु के ऑक्सीजन को बचाने के लिए अपने पेड़ पौधों का संवर्धन करें, उनका संरक्षण डॉक्टर रचना जी शुक्रिया। डॉक्टर रचना डेविड जी, आप कोई मैसेज युवाओं को देना चाहेंगी, आप कोई महिलाओं को मैसेज देना चाहेंगी पर्यावरण के बारे में, उन्हें कोई संदेश आप पहुंचाना चाहेंगी आप उन तक चैनल के माध्यम से? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आज के युवा समाज को, महिलाओं को, बच्चों को, सभी को ये बोलना चाहूंगी कि अपनी जिम्मेदारी खुद से उठाएं। आज समाज में जो भी तकलीफें हैं, उनके लिए सरकार को भी जिम्मेदार ना पहुंचाए, उनसे ही आस लगा के ना बैठे। अपने अधिकारों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने लिए जो भी बेहतर उसके लिए आप अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाना चाहिए। हर चीज के लिए आप सरकार की तरफ नहीं देख सकते। जो चीज आपको लगता है कि ये चीज गलत है, उसे रोकना आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है। तो अगर जंगल कट रहे हैं या कोई भी एक पेड़ कट रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे रोकिए।
धन्यवाद। जी, डॉक्टर आनंद पटेल साहब, आप जो है जो तमाम देश भर में पर्यावरण मित्र हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं और तमाम पर्यावरण के प्रति अभियान चल रहे हैं और पर्यावरण के साथ-साथ में कई संगठन भी चल रहे हैं। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि बक्सवा के जंगलों पर हम सबको एक साथ एकजुट हो जाना चाहिए पूरे देश भर? जी, बिल्कुल, मैं सभी साथियों को और जितनी भी संस्थाएँ हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएँ हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएँ हैं, सभी से मेरा यही विनम्र अनुरोध है कि यदि इस मुहिम को यदि हमको जीतना है, तो सभी को एक प्लेटफ़ॉर्म पर आना पड़ेगा। क्योंकि हम सभी का उद्देश्य एक ही है पूरा, क्योंकि ये जो स्थान विशेष का मुद्दा नहीं है पर्यावरण संरक्षण, ये एक वैश्विक मुद्दा है, तो इसमें सभी संस्थाएँ एक प्लेटफ़ॉर्म एक मंच पर आएँ और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, तभी हम आने वाले समय में ये सारी चीज़ों को सही कर पाएँगे। और आप हमारी मुहिम से जुड़ें, सभी लोग जुड़ें और अपने जहाँ पर है वहाँ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तो हमको भी इससे बल मिलेगा और इस पवित्र अभियान में, धरती माँ को बचाने के इस पवित्र अभियान में हम लोगों को आपका सहयोग मिलेगा। आप सभी पर्यावरण मित्रों का एक बार फिर से शुक्रिया कि आपने जो जानकारी दी है और जो आपने अभियान आपने बताया है, वो समाज को और देश को सभी को एकजुट एक साथ होना चाहिए, चाहे वो सरकारें हों या फिर वो जनप्रतिनिधि या फिर वो पक्ष हो या फिर विपक्ष, चाहे वो पत्रकार हो या साहित्यकार हो, सभी को एक साथ एकजुट होने की जरूरत है। इस मुहिम में भाग लेने की जरूरत है कि बक्सवा के जंगल अगर कटते हैं और अगर बचते हैं, तो दोनों में हमें अपनी गंभीरता और लापरवाही दोनों सामने आ जाएंगे कि हम कितने गंभीर हैं और कितने लापरवाह हैं। तो शुक्रिया आप सभी का, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस इतना ही, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जो किसी से डरता नहीं, जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, खबरों की दुनिया का नया बाजीगर, जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, खबरों की दुनिया का नया बाजीगर। ईशा पंडित।